हम बात करेंगे जो केवी की परीक्षा होने वाली है उसमें जो पेडागोगी है जो आपकी 60 नंबर की आएगी, 60 मार्क्स की आएगी। तो उसी की हम बात करेंगे। तो पेडागोगी का आज मैंने एक टॉपिक लिया है। वैसे तो ये पूरा जो टॉपिक होता है आपका ये है शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य है। तो ये पूरा 60 नंबर का है जो पेडागोगी है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो लिया है हमने, शिक्षार्थी को समझना। जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, उसको समझना। तो यहाँ से 15 अंक का आपको मिलेगा और उन्हीं 15 अंक जो क्वेश्चन है आपके वो शिक्षार्थी को समझना से मिलेंगे। तो पूरा टोटल 60 नंबर का है और 60 में से आज मैंने पहला टॉपिक लिया शिक्षार्थी को समझना। तो यहाँ से 15 नंबर का आपको बिल्कुल केवी की परीक्षा में पेडागोगी मिलेगी। तो वहाँ पर जो आपका इसमें दिया हुआ है जो पाठ्य सिलेबस है वो विकास है, परिपक्वता, विकास की अवधारणा और विकास के सिद्धांत, विकास कार्य और चुनौतियाँ। उसके बाद में विकास के क्षेत्र में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक और विकास में विचलन और इसके प्रभाव। और तीसरा, देखिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, यहाँ जो शिक्षार्थी को समझना में यहाँ पर वृद्धि, विकास और विकास के सिद्धांत और बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में अधिक होता है, मतलब किस में कम होता है, और किशोर अवस्था के बारे में जिसने कुछ भी कहा है। वैसे सबसे ज़्यादा स्टैनले हॉल ने कहा है। बिल्कुल परिभाषा याद कर लीजिए, बिल्कुल कोई कुछ भी कह के चला गया इसके बारे में, किशोरावस्था के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सामाजिकरण। तो इस तरह से इन चार, ये जो चार पॉइंट है आपके, इनमें से 15 अंक का आपको पेडागोगी मिलेगी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे। और इसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो पेडागोगी है बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे को बचाना है आपको। और जो सीटेट की या जो आपने यूपी टेट की या हरियाणा टेट कोई भी परीक्षा है, वैसे तो सीटेट बेस है सारा का सारा, बिल्कुल वही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और आपको मैं यहाँ बताऊँगा 15 अंक का जो आपको मिलेगा वो वृद्धि, विकास और विकास के सिद्धांत और किस अवस्था में विकास सबसे अधिक होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और किशोर अवस्था। और यहाँ पर जैसे नैतिक है ना, ये कोहलबर्ग का, यहाँ पर आप कोहलबर्ग और पढ़ लें, कोहलबर्ग एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। और जब बात समाज की चल रही है तो यहाँ बंडूरा, बंडूरा से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप मेरी बात समझ गए। तो ये जो मैंने अभी आप पहला टॉपिक लिया शिक्षार्थी को समझना, ये 15 अंक का होगा। और 15 अंक का कहाँ से होगा वो भी मैंने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। और वही क्वेश्चन मैं अब चर्चा करूँगा आपसे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो ये 15 अंक का है जो आज मेरा वीडियो है ये। तो अब देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो पहला है सभी की विकास दर समान नहीं होती। दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। तीसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो ये कह रहा है कि विकास दर समान नहीं होती है, तो विकास का सिद्धांत है। तो ये बात सही है बिल्कुल, जो इसका उत्तर होगा वो यही होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्योंकि विकास कभी तीव्र गति से होता है, कभी मंद गति से होता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है, तो इसलिए सभी की विकास दर समान नहीं होती। यही आपका उत्तर होगा, जो मैं भी कह रहा था ना, विकास से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, मानव विकास को संबंधित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात कहूँगा, सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक रूप से तैयार होता है। तो शारीरिक यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले वो क्या होगा, शारीरिक रूप से तैयार होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करेगा। तो दूसरा ही होगा। तो इसमें यही इसका उत्तर होता है, पहला वाला ही होगा इसका। और उसके बाद वो विचार करता है और फिर उन विचारों को सोच समझ कर प्रस्तुत करता है और फिर उसका सामाजिक विकास हो जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो यही होगा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो सबसे पहले शारीरिक, उसके बाद क्या है, वो जानकारी को तैयार होगा, संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, और फिर उन जो भी विचार सोचता समझता है वो,
ठीक है, उनको जो है प्रस्तुत करता है, तो वो सामाजिक विकास हो जाता है। तो इसका ऑप्शन यही होगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका। मैं आपसे बस वही बातें कहने जा रहा हूँ कि जो समाज से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, और वृद्धि विकास से क्वेश्चन आएंगे, सिद्धांत क्वेश्चन जरूर आएंगे, बंडूरा का क्वेश्चन आएगा, कॉलबर्ग का क्वेश्चन। ये 15 नंबर की बात कर रहा हूँ केवल मैं आज। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, तो देखो भैया, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, और सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, सामाजिक वातावरण से अनुकूलन। जितनी भी पॉजिटिव बात होती है वही हमारी उत्तर होती है। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा होती है सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसी के अनुरूप बनाने का मतलब प्रयास करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो यही होगा। उसके बाद देखिए वाइगोटस्की की तो हम सीधी सी एक बात करते हैं आपसे। देखो भाई, जहाँ भी आपको वाइगोटस्की नजर आए तो इन्होंने कहा था कि बालक किसी भी एज का क्यों ना हो। इन्होंने अपने सिद्धांत में एक बात कही थी कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए सोशल फैक्टर और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो बालक किसी भी चाहे आयु का क्यों ना हो, तो कहीं भी आपको समाज नज़र आए, संस्कृति नज़र आए, जेडपीडी नज़र आए, तो पारस्परिक शिक्षण बड़ों के साथ मतलब बच्चा इंटरेक्शन करता है, तो वो उत्तर होता है। तो इसमें आपका सामाजिक होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोहलबर्ग से यहाँ क्वेश्चन आएगा जरूर, कोहलबर्ग से और बंडूरा से। तो देखो, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, क्योंकि देखिए नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानी भी हम सुना सकते हैं, और मतलब बच्चों के नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। हम बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, उन्हें चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, यही उत्तर होगा। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखिए, किशोर अनुभव करते हैं। मैंने आपको बताया किशोर अवस्था का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई परिभाषा कह गया है, कुछ भी कह गया है। तो किशोर का अनुभव करते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो आपका उत्तर यही होगा। उसके बाद देखो, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। तो इसमें क्या होगा, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा है, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तो ये मतलब वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये सब लिमिटेशन आ रही है, उत्तर नहीं होते। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बिल्कुल, आप देखिए खुद सोचिए, जब बच्चा खेलता है तो वह समाज का भी विकास होता है और वो गेटिंग टू नो करता है, जानकारी प्राप्त करता है। देखो, और होता क्या है कि देखो, खेलने से बालक में सहयोग की भावना होती है और कंपटीशन की भावना का भी विकास होता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो यही होगा, डी होगा। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, इसमें क्या होगा, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के एक विकास में 50-50% योगदान देते हैं। दूसरा, ठीक है, समवयस्कों और पितरक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। उसके बाद देखिए, आनुवंशिकता वातावरण एक साथ, ये तो एक साथ ही होते हैं भैया। उसके बाद कह रहे हैं 50-50 का तो कोई मतलब नहीं है कि बिल्कुल एक निश्चित बात है। तो इसका जो है यही होगा, देखिएगा, योगात्मक नहीं होता है, यही बात यहाँ सत्य है। ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, सामाजिकरण है। तो देखो, सामाजिकरण क्या है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो भाई बिल्कुल सही बात है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यही आपका जो है इसमें उत्तर होगा।
ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जो सामाजिकरण है एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा संस्कृति को मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है, और इसी माध्यम से जो मनुष्य होता है अपने समूह और समाज के मूल्य, रीति रिवाजों, आदर्शों और सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। तो ये बिल्कुल भाई समाज के अनुकूल ही हमें काम करना होता है। उसके बाद देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, और अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कॉलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? तो ये किसकी ओर करता है? तो ये कौन सी चरण का है? तो देखो भैया, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेंगे उनके चरण। तो ये क्या है? औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि देखो, लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे मतलब किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए, तो इसमें कानून और व्यवस्था ही मतलब ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए, हाँ, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? जो यहाँ मतलब प्रकृति और पोषण, देखो मैं आपको बताऊं, जो प्रकृति होती है ये आनुवंशिकता से संबंधित होती है, ठीक है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त है। और पोषण जो होता है वातावरण से संबंधित है, जिससे व्यक्ति वृद्धि और विकास करता है। तो याद रखना है बिल्कुल, प्रकृति किससे संबंधित है? आनुवंशिकता से, जो उसे जन्म से प्राप्त है। और पोषण जो शब्द होता है ये वातावरण से संबंधित होता है, और जिससे व्यक्ति वृद्धि और विकास करता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो यही होगा। उसके बाद देखिए, जो मानव विकास है वो गुणात्मक है, कुछ सीमा तक मापनीय है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। इसका जो होगा वो सी होगा। मात्रात्मक कैसे होता है? देखिए, मानव विकास जीवन भर चलता है, इसे मापा जा सकता है। तो ये इस प्रकार कैसे हुआ भाई? मापा जा रहा है तो भाई मात्रात्मक हुआ, और साथ ही गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि रुकने के बाद भी कुछ चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। वृद्धि अगर रुकी है तो इसलिए क्या है, दोनों है। माप रहे हैं तो मात्रात्मक है, और भैया गुणात्मक क्यों है? क्योंकि वृद्धि रुकने के बाद भी कई चीज़ों में मतलब परिवर्तन होता रहता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसकी जो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी हो सकती है? देखो भैया, जो बच्चे का सामाजिकरण है वो परिवार में भी होता है, इको क्लब में भी होता है, स्वास्थ्य क्लब में भी होता है। तो इसकी जो निष्क्रिय एजेंसी है वो सार्वजनिक पुस्तकालय है। आप खुद समझते हो यहाँ कहाँ विकास होता है, क्यों। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञान कहते हैं गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करना। तो ये देख लीजिए आप। तो इसका जो उत्तर होगा, देखो भाई, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो एक समृद्ध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना। जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, विविध, समूह, व्यापकता, विस्तार, मतलब जितनी पॉजिटिव बात होती है वो आपके मतलब उत्तर होते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने आपसे बताया था बंडूरा से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको यहाँ, क्योंकि जब उन्होंने सिलेबस में दिया है तो बंडूरा बिल्कुल आएगा भाई। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो इन्होंने बात बंडूरा की है। तो देखो, ये कह रहे हैं बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बिल्कुल यही बात कही थी बंडूरा ने, क्योंकि इन्होंने ऐसा था, एक बोबो डॉल पर अपना प्रयोग किया था, और एक वृद्ध महिला क्या है कि एक बोबो डॉल पर बहुत गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, उसको मार पीट रही है। तो इन्होंने उसका वीडियो बनाया और वही वीडियो बच्चों को दिखाया। तो जब बच्चों ने वीडियो देखा तो वो बच्चे भी उस बुढ़िया की तरह ही व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने देखा था। वो भी चिल्ला रहे थे, मार पीट रहे थे। तो बिल्कुल मतलब हम जैसे क्या है कि देखो, कहीं पार्टी में जाते हैं, कुछ लोग होता नहीं है, कांटे छुरी इस तरह से खाते हैं उनसे, और बाकी हम क्या करते हैं, जैसा वो खाते हैं फिर हम भी ऐसे ही खाने की कोशिश करते हैं। तो ये मॉडलिंग दूसरों को देखकर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का यही था। तो इसका जो उत्तर होगा बिल्कुल भैया यही होगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास,
और सामाजिक विकास या संवेगात्मक, ये सब आपके बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो भाई देखो, बिल्कुल आपका उत्तर यही होगा, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो अगर बिल्कुल अच्छे से परिवेश है तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो संवेगात्मक विकास के लिए प्रजातांत्रिक परिवेश का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो भाई देख लो आप, बिल्कुल आप आराम से जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो भैया। तो यहाँ तो माता पिता और भाई बहन ही होते हैं साथ में, तो आपका जो उत्तर होगा माता पिता और भाई बहन होगा। उसके बाद आगे देखिए, विकास जो होता है, विकास कैसे होता है, आप अच्छे से जानते हो विकास जो होता है वो कैसे होता है। तो इसमें बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यही आपका जो उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना, सिद्धांत यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। 15 क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से बनाने का कोशिश की है मैंने। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन एवं तथा अनुभव की अंत क्रिया का परिणाम है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। उसके बाद देखिए भैया, ये कह रहे हैं कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो भाई इसका जो उत्तर होगा, देखो क्या हो सकता है। बात संचार की चल रही है, आज आप देख ही रहे हो, लोग बाग व्हाट्सअप फेसबुक इन सब का यूज करते हैं। तो जनसंचार जो होता है, माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। आप देख लीजिए, खूब इफेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो इसका उत्तर आपका यही होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, कौन सा फैक्टर है। तो परिवार, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो परिवार में ही होता है, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद देखो, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जो होता है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो बात कर रहे हैं उचित की। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो मेरे हिसाब से तो यही आपका उत्तर होगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए 24वां, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, और जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्य। यही उत्तर होगा बिल्कुल। कहीं भी आपको वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, समावेशी शिक्षा, ये सब उत्तर होते हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं आपकी। उसके बाद देखो भैया, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो इसमें क्या होगा, देखो, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऐसा तो हुई नहीं, होता ही नहीं है। याद तो करवाना ही नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, बिल्कुल सही बात है। जितने ज़्यादा उदाहरण दोगे बच्चा उतना ही अधिक मतलब सीखेगा, मोटिवेट होगा, अच्छा लगेगा उसको। उसके बाद देखो भैया 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। जो मतलब समाजीकरण का प्राथमिक तो परिवार होता है, गौण वाहक यानी कि सेकेंडरी कौन हो सकते हैं। तो भाई परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय पास पड़ोस। तो देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ परिवार आ गया। तो ये विद्यालय ही होगा, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार का तो कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ परिवार, यहाँ परिवार, यहाँ परिवार, तो क्या बचता है, ये बचता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अ, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक, एक अच्छा लड़का, यही इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर जो होगा वो यही होगा, ठीक है। एक्चुअल में देखिए, आगे देखो भैया आप,
विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? तो भाई जो विकास का संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था, तो ये जो है मतलब किसने कहा था? तो ये बाल्यावस्था को कहा था। ठीक है, किसको? बाल्यावस्था को कहा था। उसके बाद देखिए बंडूरा का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि कोहलबर्ग और बंडूरा से क्वेश्चन मिलेगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? आप अच्छे से जानते हो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है बंडूरा। ठीक है, और इसमें क्या है, दूसरों को देखकर बच्चा वैसे ही सीखता है। उसके बाद हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? मैंने आपसे बताया था कहीं भी स्टैनले हॉल दिखाई दे वहाँ पर किशोरावस्था की बात होगी। बिल्कुल स्टैनले हॉल जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ किशोरावस्था की बात है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी एडोलेसेंस। इन्होंने स्टैनले हॉल ने किताब लिखी थी 1904 में, एडोलेसेंस। और इसमें इन्होंने बताया था कि किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इन्होंने एक बात कही थी, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। तो जहाँ भी स्टैनले हॉल की बात है, इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? एडोलेसेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है। उसके बाद कह रहे हैं समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा आप सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। देखो प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक मतलब क्या है? दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करने से। अब ये बात किसने कही थी? जैसे मैंने बंडूरा ने कही थी। किसने कही थी? बंडूरा ने। मैंने बंडूरा के क्वेश्चन इसलिए लिए कि क्योंकि बंडूरा का एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? दूसरों का व्यवहार, दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करना, उसको देखकर देखकर हम सीखते हैं। तो बंडूरा ने कहा था। उसके बाद देखो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की प्रक्रिया पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है। तो वैसे तो उत्तर जो होगा आपका यही होगा, क्योंकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बात बाल विकास की चल रही है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, और भाई व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा बिल्कुल सभी होंगे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो भाई संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान और सभी। तो इसका उत्तर भी सभी होगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। तो आप उत्तेजित दशा है। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हो इनकी परिभाषा? उत्तेजित, जब कोई इंसान उत्तेजित होता है, कहता नहीं वुड, लकड़ी, डंडा लेकर आओ मैं इसको मारूंगा, वुड। और डंडा किसका होता है? वुड, लकड़ी का होता है। ठीक है, और संवेग क्या होते हैं? जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे, उसको हम संवेग बोलते हैं। तो ये वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद देखो भाई पूर्वाग्रही किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? तो ये जो आपका आंसर होगा ये समस्या का होगा, क्योंकि किशोर जो होता है वो दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार और समस्या, ये सब बातें। और स्टैनले हॉल इसका ऑप्शन हमेशा मिलेगा किशोर अवस्था में। शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो इसके जो कैसे क्रियाकलाप होते हैं बच्चों के, तो ये मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। और मूल प्रवृत्ति को दिया था मैकडूगल ने। ठीक है, और मूल प्रवृत्ति जो होती है ये कैसे होते हैं? जन्म से ही होती है, और इसको मैकडूगल ने दिया था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? यह विचार किससे संबंधित है? अरे विकास तो बिल्कुल जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, आप अच्छे से जानते हो। तो इसको हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद देखो स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या है? मैंने अभी आपको बताया था किशोर अवस्था। जहाँ स्टैनले हॉल है वहीं किशोर अवस्था है। एक बालक पहले अपने पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है।
यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो भाई आप अच्छे से देखिए, तो किसको दर्शाएगा? ये एकीकरण को दर्शाता है एक साथ, ठीक है। विकास के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। उसके बाद देखिए विकास, इसका गलत यही होगा भाई, बाकी तो ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहे हैं आपसे, देखो ये कह रहे हैं इनको मिलाना, मतलब मिलान करना है आपको इसमें। तो क्या होगा इसमें जो है, देखो समीप दूराभिमुख दिशा, तो ये किससे संबंधित है आपकी? ये संबंधित है आपका यहाँ नंबर 4 से, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, उसको समीप दूराभिमुख दिशा कहते हैं। तो ये जो है आपका, ये 4 नंबर से है। सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, इसको हम एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको हम मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं, सिर पदाभिमुख भी कहते हैं। तो इसका यही होगा। और उसके बाद में अंत्य व्यक्तिक विभिन्नताएं, तो इसमें क्या होगा, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या है भैया, अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक में क्या होता है, किसी अकेले बच्चे में विकास, मतलब ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये पहले वाला ही है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो भाई शिशु का जो अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वो किस पे होता है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका भाई शैशवावस्था होगा। क्या होगा? शैशवावस्था होगा। उसके बाद देखिए विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका जो आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। उसके बाद देखिए नवजात शिशु का भार होता है। तो जो नवजात होता है उस शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। आगे देखो, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था होती है? तो बताओ, वो जो होती है बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है? बाल्यावस्था। उसके बाद देखिए कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे कैसे सीखेंगे? अमूर्त अनुभव से, मूर्त अनुभव से, पढ़कर लिखकर नहीं, बिल्कुल मूर्त अनुभव से जल्दी सीखेंगे। तो 48 का क्या होगा? आपका बी होगा। उसके बाद देखिए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? आप जानते हो जहाँ भी वंशानुक्रम और वातावरण नजर आए उत्तर होगा आपका, क्योंकि जो वंशानुक्रम है ये क्षमता प्रदान करता है और वातावरण जो है इन क्षमताओं को विकसित करता है। 50वां क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास आनुवंशिक और वातावरण का गुणनफल है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? ये वुडवर्थ ने कही थी। तो मैंने यहाँ 50 क्वेश्चन को लिया आपको, आपके लिए, केवी के लिए। तो ये जो पेडागोगी है ये 15 नंबर का आपको बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। और इसमें मैंने आपको बिल्कुल शिक्षार्थी को समझना है हमें। तो उसमें क्या है कि वृद्धि, विकास और विकास के सिद्धांत, जो एक रूपता का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, और मतलब इस तरह से एकीकरण का सिद्धांत है, और निरंतरता का सिद्धांत है। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। और कहीं भी आपको किशोर अवस्था का कोई क्वेश्चन बिल्कुल मिलता है, स्टैनले हॉल होगा। आप किशोर, उसी तरह से सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है, और बंडूरा का नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जो मतलब कॉलबर्ग ने दिया। तो ये इस तरह से आपका 15 अंक का क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने समाहित करने का क्वेश्चन किया है, वो समाहित करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा, आप सिर्फ अच्छे से पेडागोगी पे ध्यान दें। जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, या रीट है, या हरियाणा टेट है। तो जो भी यहाँ क्वेश्चन, बिल्कुल उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और ये मैंने एक 15 अंक के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और एक कमेंट जरूर दें। तो इसी क्रम में मैं वीडियो चालू रखूँ, आगे जारी रखूँगा।